हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का 5वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट देख चुके थे, ठीक है। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के संस्थान द्वारा प्रोवाइड किया हुआ प्रैक्टिस सेट है जो हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, ठीक है। तो आज ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं। जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, ठीक है। इससे पहले चारों प्रैक्टिस सेट को देख लें क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में VVI क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के 5वां प्रैक्टिस सेट पर। ये अभी जीएस का प्रैक्टिस सेट नहीं चल रहा है, ठीक है। आपको कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें जीके, स्टैटिक और करंट का भी कुछ कुछ क्वेश्चन छिपा हुआ है। लेकिन हम साइंस का अलग और आर्ट्स का अलग हम लोग कुछ देना चाहते हैं, ठीक है। तो और आप 4 से 5 प्रैक्टिस सेट देखिए, उसके बाद साइंस को भी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। यूँ कहिए तो साइंस का PDF अलग है, ठीक है। उसको अलग फॉर्म में हम करवाएंगे इसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी किस सैन्य अभियान के समय अमीर खुसरो उसके साथ थे। इस जगह एक मिस्टेक होता है। इस जगह आप लोग समझिए अलाउद्दीन खिलजी के होना चाहिए, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के किस सैन्य अभियान के समय अमीर खुसरो उसके साथ थे। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके चित्तौड़ सैन्य अभियान के समय अमीर खुसरो उसके साथ थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक आमुक्त माल्यद का विषय क्या है। ये जो आमुक्त माल्यद है ये कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक है, ठीक है। इसका संबंध राज्य व्यवस्था से है, ठीक है। इसका संबंध किससे है? आमुक्त माल्यद का संबंध जो कृष्णदेव राय की पुस्तक है उनका संबंध राज्य व्यवस्था से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नाबूद प्रथा का त्याग किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया है। ये जो नाबूद प्रथा है ये शाहजहां जो मुगल बादशाह थे ना उन्हीं के द्वारा त्याग किया गया था, ठीक है, नाबूद प्रथा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 क्वेश्चन को इसमें कवर करते, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का सही क्रम। ये जो सहायक संधि है ना, सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार कौन किए थे? तो मैसूर राज्य किए थे। सबसे पहले कौन किए थे? तो मैसूर राज्य सहायक संधि को स्वीकार किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद तंजौर स्वीकार किए थे। उसके बाद कौन किए थे? तंजौर स्वीकार किए थे। मैसूर के बाद तंजौर, उसके बाद अवध किए थे। उसके बाद अवध किए थे। उसके बाद कौन से राज्य किए थे स्वीकार सहायक संधि को? उसके बाद अवध, उसके बाद पेशवा, उसके बाद पेशवा, उसके बाद सिंधिया के शासकों ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। पहले कौन किया था स्वीकार? तो पहले मैसूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध, उसके बाद पेशवा, बाद में सिंधिया, ठीक है। सिंधिया के शासकों ने सहायक संधि को स्वीकार किए थे, ठीक है। वही क्रम व्यवस्थित करने के लिए कह रहा था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बात आप नोट करके याद रख लीजिए कि जो तो इंदौर के होलकर जो शासक थे, कौन से शासक? इंदौर के होलकर शासकों ने कभी भी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1857 की क्रांति में ओडिशा के किस स्थान से सुरेंद्र साई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो हम लोग क्लास में लेक्चर के दौरान बताई थी फ्रेंड्स, ये जो 1857 की विद्रोह हुई थी उड़ीसा के संबलपुर से नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। उड़ीसा के किस क्षेत्र से? उड़ीसा के संबलपुर से। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है, अर्थात अस्तित्व को ढूंढने के लिए कह रहा है। ये जो हमदर्द है, ये हमदर्द के लेखक कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना तो नहीं। हमदर्द एक समाचार पत्र है, इनके लेखक मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है। संपादक कौमुदी जो समाचार पत्र हैं उनके संपादक राजा राम मोहन राय हैं। कौन है संपादक कौमुदी समाचार पत्र के संपादक? राजा राम मोहन राय। और कॉमरेड जो है समाचार पत्र उनके संपादक मोहम्मद अली थे। कौन थे कॉमरेड समाचार पत्र के संस्थापक? तो मोहम्मद अली। और द इंडिपेंडेंस समाचार पत्र के संपादक मोतीलाल नेहरू, ठीक है। द इंडिपेंडेंस के कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कॉमरेड का मोहम्मद अली जिन्ना और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि असत्य को ढूंढने के लिए कह रहा था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन हिंदू मजदूर सभा 1948 के संपादक सदस्य नहीं रहा है। देख लीजिए फ्रेंड्स, हिंदू मजदूर सभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो 1948 में हिंदू मजदूर सभा का गठन हुआ था। इसके संस्थापक के सदस्य रहे हैं अशोक मेहता भी इनके सदस्य थे, जी मेहता भी सदस्य थे, टी.एस. रामानुजम भी इनके सदस्य थे। ठीक, कौन कौन थे सदस्य, टी.एस. रामानुजम, अशोक मेहता, जी मेहता, बट रामायण मेधाजी लोखंडे इनके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये ज्ञान बिंदु सर का प्रोवाइड किया हुआ है PDF है ना, देखिए लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे। जो लाला लाजपत राय थे ना, वो 1888 ईस्वी में जब कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था ना, कांग्रेस का 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे। ठीक है, वहीं में उसी अधिवेशन की अध्यक्षता के दौरान उन्होंने हिंदी में भाषण दिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस चैनल पर बिहार SI, BPSC, रेलवे, NDA, NTPC इन सब एग्जामों की जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, खान सर, ज्ञान बिंदु सर का बिल्कुल फ्री में हर सब्जेक्ट का शुरू से अंत तक सारा कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सारा कुछ कवर करवाया जाएगा। नहीं यकीन है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जाकर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यूरोपीय सेना द्वारा, किसके द्वारा, यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। जो भारतीय वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे ना, उन्हीं के समय श्वेत विद्रोह हुआ था। किसके समय, कौन भारतीय वायसराय, लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस आंदोलन के दौरान कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर उसकी सारी संपत्तियों को जब्त कर लिया था। तो फ्रेंड्स आप एक बात ध्यान रखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, जब अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, उसी समय अंग्रेज़ों ने भारत सरकार अर्थात कांग्रेस की सारी संपत्ति को छीनकर उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था। किस आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 11वां नंबर का क्वेश्चन। 11वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, लानक ला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है। लानक ला दर्रा किस हिमालय में, सॉरी फ्रेंड्स कभी यूट्यूब पर उतना बोले नहीं है ना, इसलिए कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए सॉरी। लानक ला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है, तो ये फ्रेंड्स हमारा ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। कहाँ है, तो ट्रांस हिमालय में लानक ला दर्रा अवस्थित है। ठीक है, अगला कह रहा है अगला क्वेश्चन, भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात, भारत में आयतन की दृष्टि से किस दृष्टि से पूछ रहा है, आयतन की दृष्टि से सबसे सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, कावेरी जलप्रपात। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेघालय स्थित मासिनराम अर्थात मासिनराम कहाँ अवस्थित है, तो मेघालय में। मेघालय स्थित मासिनराम अवस्थित है, खासी पहाड़ी के दक्षिण में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है मेघालय स्थित मासिनराम, तो खासी पहाड़ी के दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अर्थात यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। तो एक और बताए थे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, सिमलीपाल, कंचनजंगा सब जो ये राष्ट्रीय उद्यान था, उसमें एक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी था। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया था। यहाँ नोकरेड, कंचनजंगा और सिमलीपाल इन तीनों जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, बट मानस को शामिल नहीं किया गया है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भी नहीं शामिल किया गया है। इससे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, इससे पिछले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, ये क्वेश्चन कार्ड है, WHO के अनुसार अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वच्छ पेयजल का मान कितना होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वच्छ पेयजल का मान 7 से 8.5 तक होता है। कब कितने से कितने तक होता है,
8th से 8.5 तक, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। कह रहा है जमुना, पद्मा तथा कृष्णा किस फसल की किस्म है। ये जो जमुना, पद्मा, ये कृष्णा है, ये धान की किस्म है। किस फसल की? तो धान फसल की किस्म है। अगला कह रहा है भारतीय खनिज का हृदय स्थल किस खनिज पेटियों को कहा जाता है। तो भारतीय खनिज जो है ये उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी को, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र के पेटी को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। कह रहा है भरला सौर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है। भरला सौर पार्क कौन सा पार्क है? विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है। यह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में अवस्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। 19वां नंबर कह रहा है, देखिए हर प्रैक्टिस शीट में हम 1 to 50 क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है, क्योंकि सर के द्वारा ही डाल दिया गया है 1 से 50 तक क्वेश्चन, ठीक है। सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। देखिए फ्रेंड्स, हम थ्योरी पेपर जल्द ही शुरू करने वाले हैं, ठीक है। थ्योरी पेपर जब शुरू करवाएंगे तो आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों को कवर करना है। जब दोनों कवर करेंगे आपको बिहार पुलिस में रिजल्ट को लेकर जरा भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से 80 से 85 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन का है 19वां नंबर, भारत में पहली आधुनिक ऊनी मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये जो भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की जो स्थापना की गई थी वो वर्ष 1876 में की गई थी। कब की गई थी ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना? तो वर्ष 1876 में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 ही क्वेश्चन को रखते हैं क्योंकि बहुत छोटा होगा, आपको पढ़ने में कठिनाई होगी। राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल हाईवे 73 किस नदी पर है। तो ये जो नेशनल हाईवे 73 है, 73 है नेशनल हाईवे, वो नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर नेशनल हाईवे 73 अवस्थित है? तो नर्मदा नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य। ये जो वर्ष 2011 में जनगणना हुआ था उसमें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश का था। किसका था? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के मुख्य ज्वालामुखी घिनघोर पहाड़ी है, ठीक है, वो किस राज्य में अवस्थित है। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी जो है वो प्रमुख ज्वालामुखी कौन है? तो घिनौघर पहाड़ी है। तो वो कहाँ अवस्थित है, अर्थात किस राज्य में अवस्थित है घिनौघर? तो गुजरात राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में घिनौघर पहाड़ी अर्थात भारत के प्रमुख ज्वालामुखी अवस्थित है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। कह रहा है वेलिप जनजाति। ये जो वेलिप जनजाति है वो किस राज्य में निवास करती है? तो वेलिप जनजाति है ये गोवा राज्य में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? गोवा राज्य में। अगला कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश यूपी में है, ठीक है। कह रहा है चोंग लोक नृत्य किस राज्य में है। चोंग लोक नृत्य नागालैंड राज्य की है। चोंग लोक नृत्य कहाँ की है? तो नागालैंड राज्य की चोंग नृत्य है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। ये जो पहले भारत के गवर्नर जनरल जैसे हुआ करते थे उसको प्रधान सेनापति की शक्तियां किसके तहत दिया गया था। तो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारतीय गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। किसके तहत प्रदान की गई? 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। ये बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अगला कह रहा है संप्रभुत्व संपन्न संसद। कौन सी संसद? संप्रभुत्व संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, अर्थात किस देश से ली गई है। तो ये जो संप्रभुत्व संपन्न है ये इंग्लैंड से ली गई है। कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी अधिनियम का संविधान की किस अनुसूची में, क्या कह रहा है, किसी अधिनियम का
संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? आप इजी वे में समझिए फ्रेंड्स। कह रहा है कोई ऐसी कौन सी सूची है जिसमें कोई भी नियम यदि सेट हो जाता है उस अनुसूची में जाकर तो उसे कोई हटा नहीं सकता है, अर्थात चुनौती नहीं दे सकता है। तो 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है, यदि इसमें कोई भी विषय चला जाता है तो इसे जल्द ही कोई नहीं चुनौती दे सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर, किसके द्वारा प्रार्थना करने पर? राज्य के द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो फ्रेंड्स सीधी वे में समझिए, राज्य जब अनुनय विनय करते हैं तो भारत की संसद राज्यों के लिए कानून बना सकती है। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 252 के तहत, आर्टिकल 252 के तहत बना सकती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर, किस आयोग के अनुशंसा या सिफारिश के आधार पर कहिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित हुआ? ये जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जो आया था उसमें पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। समझे फ्रेंड्स, इसमें शाह आयोग की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? पंजाब और हरियाणा राज्य का पुनर्गठन किया गया, तो शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? फ्रेंड्स ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम का VVI क्वेश्चन है। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू हुए। ठीक है, 1949 में लागू हुआ। अगला कह रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का उद्देश्य क्या होता है? तो हम उद्देश्य को समझेंगे। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का मतलब होता है विरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। ठीक है, विरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति या हितैषी व्यक्ति या दुश्मन जो लोग होते हैं उन दोनों के द्वारा दाखिल की जा सकती है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का अर्थ यही होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड। क्वेश्चन कर रहा है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने पर प्रायोजन होता है। जो मौलिक कर्तव्य होता है उसे संविधान में जब सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसका क्या उद्देश्य हो जाता है? तो विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, अर्थात जो भी गलत सलत काम होता है उस पर गतिविधियों का नियंत्रण करना है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, सही नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है। कह रहा है राज्यसभा संसद का प्रथम और उच्च सदन होता है। तो नहीं, ये राज्यसभा जो होता है ना संसद का प्रथम सदन नहीं होता है, ये द्वितीय सदन होता है। उच्च सदन नहीं, निम्न सदन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है तो हाँ, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। हाँ फ्रेंड्स, अस्थायी और अस्थायी की बात करें तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, वही लोकसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, लेकिन असत्य को ढूंढने के लिए कह रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि असत्य को ढूंढने के लिए कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? जब राष्ट्रपति देखिए किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए जब उसे वापस लौटा देते हैं तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम 2 ही क्वेश्चन को लेते हैं। कह रहा है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? ये पॉलिटी का प्रश्न है फ्रेंड्स। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर काल। ठीक है, प्रश्न उत्तर काल कौन सा होता है? शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्न उत्तर काल। ठीक है,
तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न उच्च न्यायालयों में से निम्न में कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए कहा है? क्या कह रहा है? निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश के लिए है? तो महाराष्ट्र है। वो कौन सा है? महाराष्ट्र। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन के तहत, क्या कह रहा है? किस संविधान संशोधन के तहत वन्य को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? किसमें कन्वर्ट किया गया है? तो वन्य को राज्य सूची से समवर्ती सूची में इंक्लूड किया गया है। तो फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन के तहत जब ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें वन्य को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन कर रहा है वरीयता क्रम में कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष के ठीक नीचे बैठता है? वरीयता क्रम में कह रहा है, ठीक है, कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के ठीक नीचे कौन बैठता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के ठीक नीचे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति बैठते हैं। कौन बैठते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष के ठीक नीचे? तो भारत रत्न से जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं वो बैठते हैं। फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन और बचा है, 40 क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है क्योंकि अपने आप में हर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, आपको रिजल्ट दिलाने में बहुत बड़ा योगदान देगा इन सब क्वेश्चन का। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। किससे है? थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वॉर एंड पीस जो पुस्तक है वो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा रचित है। किनके द्वारा? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, किसकी? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी कौन करेगा? क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, प्रश्न को अच्छे से समझिए। यूनेस्को को जो वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है वो 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रेवियल अटल किस प्रदेश के या किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये जो ग्रेवियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री है? तो ये फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं ग्रेवियल अटल। ग्रेवियल अटल कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लोकसभा के कुल 5 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक किसकी पहली बैठक करा है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिए, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें 2 ही क्वेश्चन को लेते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है किस देश ने लक्षद्वीप में अलवजीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है? अलवजीकरण किस देश में? तो इजराइल देश में अलवजीकरण कार्यक्रम की शुरू की गई है। ठीक है, किस देश ने लक्षद्वीप में अलवजीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो जो इजराइल के जो है ना सरकार वो लक्षद्वीप में अलवजीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किस राज्य में योगश्री योजना शुरू की गई है? तो ये योगश्री योजना है जो ये पश्चिम बंगाल की है। योगश्री योजना किस राज्य की है? तो पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बस 2 ही क्वेश्चन बचा है फ्रेंड्स। यदि जो भी बहुत सारे फ्रेंड्स हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अब तक जो नहीं किए हैं वो कर दीजिए और हर प्रैक्टिस सेट पर कमेंट जरूर कीजिए ताकि आपकी सिस्टर मोटिवेट होती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 10 जनवरी 2024 को, ये करंट का क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट में कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है?
ये जो 10 जनवरी 2024 को पटना के गांधी मैदान में, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट में संस्करण का उद्घाटन किए हैं। वो कौन सा संस्करण था? वो 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से स्वदेशी निर्मित असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? ये भी करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से स्वदेशी निर्मित असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? वो असॉल्ट राइफल उग्रम नाम से लॉन्च किया है। किस नाम से? उग्रम नाम से लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप लोग को यह प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु सर का बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।